हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस समय आपका दूसरा चैप्टर मेजरमेंट चल रहा है। आज आपकी चौथी क्लास हो रही है। इससे पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिए, जिससे क्लासेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, समझ में आता रहेगा। आपको बता दें कि जो नए व्यूअर हैं वो पहले चैप्टर सेफ्टी का टेस्ट दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर वो क्लासेस को पढ़ना भी चाहते हैं तो 4 क्लासेस हुई हैं सेफ्टी की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पहले क्लासेस को देख लें, उसके बाद टेस्ट को जाकर दे दें। ठीक है, तो आज की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की क्लास क्या होने वाली है। आज प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए 15 क्वेश्चन से चर्चा करेंगे, है ना, देख लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि ये जो पीडीएफ जिस पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एबी टेक्निकल हब को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको हमारा पीडीएफ मिलता रहेगा, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो फ्रेंड्स, पहले बात करेंगे सूक्ष्ममापी यंत्र की। सूक्ष्ममापी यंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले हमें सूक्ष्ममापी यंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आएगा, है ना। सूक्ष्ममापी यंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपको पता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी, यानी किसी चीज की हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो उसका आविष्कार होने लगता है। जैसे कि लाइव एग्जांपल आप ले सकते हो कोरोना का। अभी क्या है, कोरोना चल रहा है ना, हमारे सर पे उसका संकट मंडरा रहा है ना। तो अभी क्या होगा कि इसकी दवाई हमें बनानी पड़ेगी। तो अभी हमें आवश्यकता पड़ी ना कोरोना की दवा बनाने के लिए, तो अभी हम इसका आविष्कार करेंगे, कोरोना की दवा का। तो इसी प्रकार है, जब सूक्ष्ममापी यंत्रों की कभी भी आवश्यकता पड़ी होगी तभी उसका इन्वेंटेड यानी आविष्कार हुआ, है ना। तो चलिए बात करते हैं आविष्कार क्यों हुआ, आखिर कैसे क्या जरूरत पड़ गई जिससे इनकी आविष्कार करना पड़ा, है ना। आपको पता है कि स्टील रूल कैलिपर से भी लीनियर मेजरिंग किया जा सकता है, वर्नियर माइक्रोमीटर भी यही करता है। तो जब स्टील रूल और कैलिपर से काम चल रहा था तो फिर माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर क्यों बनाया गया भाई, है ना। आपको एक बात बता दे क्यों बनाया गया, इसका उत्तर भी आपको इसी लाइन में मिलेगा। देखिए, आपको पता है कि स्टील रूल और कैलिपर का कहाँ काम चलता है, जहाँ पे हमारे जो जिस ड्राइंग में या जिस जॉब में हमें टॉलरेंस नहीं दिया जाता है ना, जिस जॉब की डायमेंशन में हमें टॉलरेंस नहीं दिया जाता है, वहां पे हमें स्टील रूल और कैलिपर से काम चल जाता है। लेकिन अब बात यहाँ पे फंसती है आगे कि अगर जो ड्राइंग दिया गया अगर उसमें टॉलरेंस है, या फिर जो जॉब हमें बनाना है उसमें भी थोड़ी सी टॉलरेंस है, तो फिर हम स्टील रूल और कैलिपर से वो जॉब नहीं बना सकते, है ना। तो फिर क्या हुआ, तो फिर हमें एक ऐसे यंत्र की जरूरत पड़ी जो स्टील रूल और कैलिपर से भी ज्यादा लास्ट तक जाके माप सके। तो फिर उसका नाम क्या हुआ, सूक्ष्म, यानी इससे भी ज्यादा माप सके, यानी सूक्ष्ममापी यंत्र की हमें जरूरत पड़ी। अच्छा, एक बात और, जो मेन सूक्ष्ममापी यंत्र है वो 2 होते हैं, एक हमारा वर्नियर कैलिपर होता है और एक माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो आज हम माइक्रोमीटर की चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है माइक्रोमीटर। तो पहले हम जानेंगे माइक्रोमीटर होता क्या है, परिचय क्या है इसका ना, इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट, माइक्रोमीटर 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। किसे? 2 ग्रीक वर्ड से। कौन कौन से हैं? पहला हमारा माइक्रो और दूसरा मीटर। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा या सूक्ष्म, और मीटर का मतलब होता है माप। अर्थात ये हुआ, माइक्रोमीटर का मतलब ये हुआ कि माइक्रोमीटर का प्रयोग छोटी से छोटी माप लेने के लिए किया जाता है। इतना बात समझ में आया क्या? अब हम बात आते हैं इसकी आविष्कार, यानी आविष्कार इसका किसने किया, है ना। तो इसका आविष्कार किया हमारे जीन पाल्मर जी थे। एक कोई जीन पाल्मर जी थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया। किस सन में किया? 1848 में। ठीक है। अच्छा, किसी बुक में आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि जीन पाल्मर ने, तो कंफ्यूज मत होना, जीन पाल्मर को या जीन पाल्मर को वैसे ऑप्शन में लगा देना देख के, है ना। जीन पाल्मर जो हमारे वैज्ञानिक थे वो हमारे फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे, बट वो रहते थे अमेरिका में। वो अमेरिका में सेटल हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने इसका माइक्रोमीटर का आविष्कार किया। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया क्या? जब उन्होंने माइक्रोमीटर बनाया था तो इतना अच्छा नहीं था, तो उसमें कुछ सुधार किया गया। तो पहला सुधार जो उसमें किया गया वो सन 1867 में किया गया। ठीक है, किसने किया था? J.R. ब्राउन ने किया था। ठीक है, माइक्रोमीटर को थोड़ा उसने सुधार दिया, J.R. ब्राउन जी ने थोड़ा सा सुधार दिया, थोड़ा सा और बेस्ट बना दिया।
फिर एक सन ऐसा आया 1885 जिसमें लगा कि अभी इसमें और सुधार होना चाहिए, तो 1885 में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको और अच्छे से बना दिया, है ना। लेकिन जो हम मॉडर्न माइक्रोमीटर यूज करते हैं वो जीन पाल्मर वाला ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, बस उसको थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है ना, थोड़ा सुधार दिया गया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डिफिनीशन को जानेंगे, डिफिनीशन यानी परिभाषा को जानेंगे। आप कॉपी कलम लेके बैठते हैं इतना मुझे पता है, तो आप नोट करते चलिए, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर लिख लीजिए, फिर पॉज कीजिए फिर लिख लीजिए आराम से। नहीं समझ आता तो स्किप कीजिए वीडियो को पीछे और फिर लिखिए। आपको पता है परिभाषा में, देखिए हमें लिखना क्या है, यह एक प्रिसीजन मेजरिंग एंड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? यह एक प्रिसीजन मेजरिंग एंड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इतना बात समझ में आया क्या? इसका उपयोग 0.001 mm या 0.001 इंच की एक्यूरेसी तक जॉब के सभी डायमेंशन को मापने और जांचने के लिए किया जाता है। फिर से बता देते हैं, यह एक प्रिसीजन मेजरिंग एंड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका उपयोग 0.01 mm या 0.001 इंचेस की एक्यूरेसी तक जॉब के सभी डायमेंशन को मापने और जांचने के लिए किया जाता है। इतना चीज क्लियर हुआ क्या? ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसके जानेंगे कार्य सिद्धांत को, है ना। कार्य सिद्धांत ये वर्क किस पे करता है, कैसे कार्य करता है ना। तो इसका कार्य सिद्धांत होता क्या है? पहला नेम, इसका जो अदर नेम है, दूसरा नाम है, इसे स्क्रू गेज भी कहते हैं। स्क्रू गेज क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है ये स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसको स्क्रू गेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना चीज नोट करते रहिएगा। यह हमारा जो माइक्रोमीटर होता है वह स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर कह सकते हो नट या बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। जैसे आप नट बोल्ट को कसते हो ना, ऐसे ही सेम ये कार्य करता है ना। एक चीज और, एक मिनट पेंसिल ले लेता हूँ। ये स्पिंडल आपको दिख रहा है क्या? एक चक्कर में ये स्पिंडल जो होता है, एक चक्कर में जितना आगे चलता है, आगे या फिर पीछे, जितना आगे या पीछे चलता है, यह दूरी हमारा स्क्रू के बराबर होती है। क्या बराबर होती है? स्क्रू के पिच के बराबर होती है। ये जो दिख रहा है ना थिम्बल, इस पे एक जो स्पिंडल है ना, इसके पीछे चूड़ी कटी हुई है। अब सब क्लियर करेंगे, है ना। तो ये एक चक्कर में, यानी कि जब हम थिम्बल को एक चक्कर में घुमाएंगे तो जो हमारा स्पिंडल है कितना आगे बढ़ेगा या जितना भी पीछे जाएगा एक चक्कर में, है ना, तो वो हमारा पिच के बराबर होगा। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि जो स्पिंडल होता है ना, उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है। इतना चीज ध्यान रखिएगा। अभी आपको इसके पार्ट्स के बारे में और भी क्लियर कर देंगे। अच्छा, जो यहाँ पे अंदर बाहर आने की मैंने बात की थी ना, जो मतलब जब एक बार घुमाएंगे तो ये आगे आएगा, ये पीछे आएगा, ये होता क्या है? ये लीड होता है। क्या होता है? लीड होता है। आप स्क्रू थ्रेड चैप्टर में आपने पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ेंगे। इसकी लीड क्या होती है कि जो मैचिंग कंपोनेंट होता है ना, उनकी एक चक्कर में वो जितना दूरी घूमते हैं, एक चक्कर में जब घूमते हैं तो जितना हमारा आगे चलता है ना मैचिंग कंपोनेंट, वो हमारा लीड के बराबर होता है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच बराबर होती है, लेकिन मल्टी स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है? तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है कि लीड बराबर होता है पिच गुणे जितने स्टार्ट की थ्रेड रहेगी उससे आप मल्टीप्लाई करवा दोगे। अगर आप 2 स्टार्ट किए तो 2 इंटू पिच, अगर 3 किए तो 3 इंटू पिच। तो ये हमारी लीड होती है ना, जितना आगे या पीछे चलता है ना। जो हमारा माइक्रोमीटर है उसका स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो माइक्रोमीटर का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके टाइप और साइज के अनुसार ही किया जाता है। उसके कैसे टाइप्स हैं और कैसा उसका साइज है, उसके अनुसार ही इसका स्पेसिफिकेशन किया जाता है। माइक्रोमीटर बना किसका होता है? बना ये होता है क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील या इनवार स्टील। ऑप्शन में आप अपने हिसाब से लगाइएगा, तीनों एक साथ आएंगे नहीं, ठीक है। क्रोमियम स्टील पहले, वेनेडियम स्टील, फिर इनवार स्टील, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर हुआ क्या? तो अब हम जानेंगे इनके पार्ट्स के बारे में, है ना। ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं ना, इनके सबका यूज जानेंगे, 1 बाय 1 समझेंगे, है ना। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला नाम है वो हमारा फ्रेम है, ठीक है। ये जो रहा ना फ्रेम है ना, पेंसिल ले लेता हूँ फिर बताता हूँ, है ना। तो जो हमारा फ्रेम होता है ना, ठीक है, ये हमारा फ्रेम है। क्या है? ये हमारा फ्रेम है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि जो हमारा फ्रेम होता है वो बना किसका होता है। तो आपको ऑप्शन में रहेगा ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील या फिर मेलेबल कास्ट आयरन, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर हुआ क्या? ये आपका जो फ्रेम है ना, ये जो आपका फ्रेम है वो किसका बना होता है? मेलेबल कास्ट आयरन या फिर कह सकते हो ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ। एक चीज और, ये किस आकार की होती है? भी क्वेश्चन आता है। तो ये सी आकार की होती है। किस आकार की होती है? सी आकार की होती है, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर हुआ। और क्या होता है इस पे? जो ये जो फ्रेम काम किस आता है, ठीक है। तो पहले चीज ये कि इस पे साइज लिखी होती है। कौन सी साइज? माइक्रोमीटर की रेंज लिखी होती है। क्या है? रेंज लिखी होती है। और लिस्ट काउंट लिखी होती है, ठीक है। और कंपनी का नाम लिखा रहता है, ठीक है।
इतना बात समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा, कास्ट आयरन की क्यों बनाई जाती है? आपको पता है जो हमारा कास्ट आयरन होता है वो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसको हमारा बनाया जाता है। मैलिएबल मतलब आघात वर्धनीय है ना, तो आघात वर्धनीय की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको मैलिएबल का बनाया जाता है। ठीक है, अब हमें बात आती है एनबिल की। किसकी बात आती है? एनबिल की। ये आपको एनबिल दिख रहा है क्या? ये एनबिल और स्पिंडल है ना, दोनों चीज दिख रहा है क्या? ठीक है, तो एनबिल पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि हमारा जो फर्स्ट है हमारा मेजरिंग फेस है। क्या है? फर्स्ट मेजरिंग फेस है। सेकंड, ये फिट रहता है, किस पे फिट रहता है? फ्रेम पर। देखिए फिट है बिल्कुल, ये फिक्स्ड है, ये हटने वाला नहीं। ये क्या है? फिक्स्ड है बिल्कुल। ठीक है, और एक चीज, ये हमारा बना किसका होता है? ये हमारा एलॉय स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? एलॉय स्टील का बना होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा। और एक चीज, जो एलॉय स्टील का बना होता है इस पे टिप लगी होती है। किसकी टिप लगी होती है? कार्बाइड, यानी कार्बाइड की टिप लगी होती है। कैसे लगाई जाती है टिप? तो ब्रेज करके लगाई जाती है। किसके? ब्रेजिंग विधि से लगाई जाती है, ब्रेज कर दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करिएगा, है ना। किस एनबिल हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। किस पे? फ्रेम पर। ठीक है, फिट रहता है फ्रेम पर। यह पहला मेजरिंग फेस है। ठीक है, इस पे कार्बाइड की टिप लगी होती है। क्यों लगी होती है? हमें घिसने से बचाने के लिए, है ना, घिसने से बचाने के लिए। इसकी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? ये चीज दिख रहा है क्या? ये बिल्कुल समतल बनाई जाती है, और कार्बाइड टिप इसलिए लगाई जाती है क्योंकि आप बार बार जब कोई भी चीज चेक करते हो ना, तो उसकी जो समतलता है ना वो बिगड़ सकता है या फिर घिस सकता है। तो इससे कहीं भी थोड़ी सी भी, अब भाई सूक्ष्म मापी है ना, तो थोड़ी सी भी डिसबैलेंस हुई तो माप में हमारे अंतर आ सकता है। तो इसलिए कार्बाइड की टिप लगा दी जाती है, जिससे ये घिसे ना। इसके इस तरफ भी लगा दी जाती है, स्पिंडल पर भी लगा दी जाती है थोड़ी सी, है ना, तो इससे प्रॉब्लम नहीं आती, घिसने का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर करके रखिएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? अब आपको पता है हम बात करेंगे, हम स्पिंडल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्पिंडल की। ठीक है, तो आपको पता है जो स्पिंडल है ना, उसका एक सिरा है ना, ये वाला सिरा, ये मेजरिंग है, लेकिन इसके अंदर वाला जो पार्ट है ना, इधर है ना, उस पे एक चूड़ी कटी हुई है। ठीक है, क्या कटी हुई है? चूड़ी। अब चूड़ी कटी हुई है तो कौन सी चूड़ी कटी हुई है? बाय थ्रेड कटी हुई है। क्या? आउटसाइड डायमीटर पर कटी हुई है, इनसाइड डायमीटर पर नहीं कटी हुई है। ये चीज दिमाग से हटा दीजिएगा। किस तरफ? बाहर कटी हुई है, यानी कि अगर मान लीजिए आपका सॉफ्ट है तो इसके आउटसाइड डायमीटर पर कटी हुई है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर हुआ क्या? ठीक। बनी किसकी होती है? क्रोमियम स्टील की बनी होती है। क्यों क्रोमियम स्टील की बनी होती है? जो हमारी स्पिंडल होती है वो किसकी बनी होती है भाई? तो ये क्रोमियम स्टील की बनी होती है। तो क्रोमियम स्टील की क्यों बनी होती है? क्वेश्चन ये आता है। तो इसके अणु जो होते हैं, किसके? क्रोमियम स्टील के जो अणु होते हैं बहुत ही संगठित अवस्था में रहते हैं, बहुत ही इकट्ठे रहते हैं, तो इसमें मजबूती बहुत ज्यादा रहती है। सेकंड पॉइंट, ये घिसन प्रतिरोधी होता है। क्या होता है? घिसन प्रतिरोधी होता है। थर्ड पॉइंट, इसमें संक्षारण की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। संक्षारण मतलब समझ रहे हो ना, जंग वगैरह की। अब आप सोच लीजिए, इतना प्रिसीजन अगर उसके चूड़ी में कहीं मूर्छा वगैरह, जंग वगैरह लग गया ना, तो आप जानते हो माइक्रोमीटर हमारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसा मेटल यूज करना है जिससे कोई दिक्कत ना आए, जिससे मतलब लोहा वगैरह, जंग वगैरह ना लगे। तो कह सकते हो एक प्रकार से, इसीलिए क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, अब टंगस्टन की बात आती है कि टंगस्टन तो भाई क्रोमियम स्टील से ज्यादा मजबूत होता है, तो उसे क्यों नहीं बनाया गया? तो आपको पता है जो उस पे चूड़ी कटी होती है ना, बहुत महीन कटी होती है, बहुत ही पतले एमएम में कटी होती है ना। तो भाई टंगस्टन भाई टफ होता है, उसकी मशीनिंग करना आसान नहीं होता। तो इसलिए क्रोमियम स्टील जब बेस्ट है भाई, जब हमें 10 किलोमीटर पे अच्छी चीज मिल रही है, अच्छी सुविधा मिल रही है पढ़ाई की चीज, तो हम 20 किलोमीटर पे 200 किलोमीटर पे काहे जाएंगे? समझ रहे हो ना। अगर हमें दिल्ली वगैरह में अच्छी चीज मिल रही है तो बेंगलुरु पढ़ने काहे जाएंगे? बस वैसे ही सेम, तो हमें क्रोमियम स्टील में अच्छी खासी सब कुछ मिल जाता है, तो हम इसलिए आगे नहीं बढ़ते, है ना। तो ये चीज क्लियर करके रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा एनबिल लगभग क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे लॉकनट की। किसकी बात करेंगे? लॉकनट की, है ना। तो लॉकनट हमारा करता क्या है? ये मेजरमेंट को, यानी जो हम माप लेते हैं उसको लॉक कर देता है। मान लीजिए आपने कोई माप लिया, है ना, माप लिया, और आप फिर कहीं दूर जा रहे हैं, या फिर कहीं माइक्रोमीटर को आपने इधर उधर कहीं भी थोड़ा सा हिलेगा ना, तो उससे हमारा जो मेजर होगा ना वो इधर उधर खिसक सकता है। और अगर हमने लॉकनट को लॉक कर दिया ना, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना चीज क्लियर करके रखिएगा। तो हमारा पाठ्यांक जो आप रीडिंग वगैरह लेते हैं ना, उसको लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा स्लीव है। क्या है? स्लीव। इसका अदर नेम है बैरल। ठीक है, क्या नेम है? बैरल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे स्लीव की। ठीक है, तो स्लीव के बारे में कुछ पॉइंट समझेंगे। तो स्लीव पे होता क्या है? आपको पता है कि स्लीव पे ग्रेजुएशन दिए होते हैं। ठीक है, डेटम लाइन दी होती है। ठीक है, अब एक चीज और,
जो डेटम लाइन से ऊपर वाले होते हैं ना, ये आपकी डेटम लाइन है, ठीक है, रेफरेंस लाइन ये है। और इसके ऊपर वाले जितने भी मार्किंग हैं वो क्या है, वो आपके मेन डिवीजन है। और जो आपकी डेटम लाइन है ना, उसके जो नीचे वाले मार्किंग है ना, वो आपके सब डिवीजन है। तो इतना चीज क्लियर करके रखिएगा, इतना चीज क्लियर करके रखिएगा। स्लीव का अदर नेम बैरल, ठीक है। इस पे क्या होता है, इस पे ग्रेजुएशन दिए रहते हैं, इस पे मेन स्केल बना रहता है, ठीक है। इस पे रेफरेंस सतह रहती है, ठीक है। ये जो डेटम लाइन है ना, इसके ऊपर जो लाइनें रहती है ना, जो मार्किंग होती है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे मेन डिवीजन कहते हैं। और जो डेटम लाइन है ना, उसके नीचे जितने भी लाइनें हैं, जितने भी मार्किंग की गई है ना, उसे हम सब डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे थिम्बल की। किसकी बात करेंगे, थिम्बल की। तो थिम्बल पे आपको आपको दिखाई दे रहा है ये एक बेलनाकार पार्ट है। क्या है, बेलनाकार पार्ट है, ठीक है, ठीक, बेलनाकार पार्ट है। आपको पता है ग्रिप के लिए इस पे नर्लिंग की गई है। क्या किया गया है, नर्लिंग की गई है, ठीक है, ये चीज क्लियर। माइक्रोमीटर में 2 जगह नर्लिंग की जाती है, एक रैचेट पे, रैचेट स्टॉप पे, और एक हमारे थिम्बल पे, ठीक है। ये बेबल रहता है, ठीक है। इस पे जो ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या है, ये थिम्बल डिवीजन है। क्या है, ये थिम्बल डिवीजन है। ये बराबर भागों में डिवाइड किए गए हैं। तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा, थिम्बल डिवीजन, मेन डिवीजन और सब डिवीजन से कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ क्या, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये आपने सुना होगा क्या, नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, आपने कह लिया कि नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसमें हमारा नट कौन सा है, बोल्ट कौन सा है भाई, तो ये कंफ्यूजन वाली चीज है ना। तो आपको पता है कि ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा बोल्ट है। हमने बताया था ना, इस पे चूड़ी कटी होती है। तो नट कहाँ है हमारा, तो हमारा नट यही है, थिम्बल ही नट है एक प्रकार से, यही फंसा रहता है ना। ऐसे आप पंजों को फंसा के देख लीजिए, अब हम आपको दिखा नहीं सकते ना, पंजों को फंसा के देख लीजिए, वैसे ही फंसा रहता है इससे, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर करके रखिएगा, है ना। एक चीज और, इस पे जो 50 भाग दिख रहे हैं ना, ये 50 भाग दिख रहे हैं ना, 50 भाग या 25 भाग, एक चीज नोट कर लीजिए, मीट्रिक में 50 भाग रहते हैं, थिम्बल में मीट्रिक में 50 भाग रहते हैं और ब्रिटिश में 25 भाग रहते हैं। तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ब्रिटिश में कितने भाग रहते हैं थिम्बल पर, 25, बट मीट्रिक में कितने रहते हैं, 50। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और 50 जो 50 भाग होते हैं ना, उस 50 भाग में से जो एक भाग होता है ना, वो क्या प्रदर्शित करता है, वो हमारे वर्नियर, जो हमारा माइक्रोमीटर है ना, उसकी लीस्ट काउंट को दर्शाता है, ठीक है। और 25 भाग में जो एक भाग होता है, वो क्या दर्शाता है, एक भाग का मान जो होता है, वो भी हमारा लीस्ट काउंट को ही दर्शाता है। तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। तो इतना बात समझ में रखिएगा, इसको बोलते हैं थिम्बल डिवीजन, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो अब हम बात किसकी करेंगे, अब आपको पता है हम रैचेट स्टॉप की बात करेंगे, यही हमारा लास्ट है, ठीक है। किसकी बात करेंगे, रैचेट स्टॉप की। अच्छा, होता क्या है, ये कहाँ फिक्स होता है, तो हमारे थिम्बल के पीछे फिक्स होता है। देख लीजिए, सबसे पीछे वाला पार्ट थिम्बल, सबसे पीछे वाला पार्ट थिम्बल। तो ये चीज क्लियर करके रखिए, ठीक है, ठीक। इसका यूज किस लिए करते हैं, सही माप लेने के लिए। क्या सही माप लेने के लिए, सही माप लेने के लिए, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। क्या करने के लिए, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, या रीडिंग के लिए उचित दबाव देने के लिए, ठीक है, ठीक। और एक चीज भैया, अगर एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है ना कि अगर हम माइक्रोमीटर यानी जो रैचेट स्टॉप है ना, इसको माइक्रोमीटर से हटा दें, अगर ये माइक्रोमीटर में होता ही ना तो क्या होता, अगर ये माइक्रोमीटर में होता ही ना तो क्या होता भैया, तो होता ये कि जो हमारी रीडिंग है ना, वो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से लेते हैं। कैसे, अब जैसे मान लीजिए कॉलेज है कोई, जब स्कूल बनाया गया तो वहाँ पे गरीब के बच्चे भी आते थे और अमीर के बच्चे भी पढ़ने आते थे। तो वहाँ पे ड्रेसेस क्यों चलाए गए, क्योंकि उन्हें सामान करना था ना, सबको समान करना था, एक समान बैठाना था। वरना गरीब के बच्चे फटे पुराने कपड़े पहन के, नए नए कपड़े नहीं पहन के आते, और अमीर के बच्चे रोज नए नए कपड़े पहन के आते। तो समझ में आया ना। तो इसी प्रकार होता क्या है कि कोई ज्यादा प्रेशर से कस के माप ले लेता और कोई हल्के प्रेशर से कस के माप ले लेता, तो इससे जो मेजरमेंट मिलता ना, वो अलग अलग मिलता। तो इसीलिए एक रैचेट स्टॉप बना दिया गया। अब रैचेट स्टॉप क्या करता है, जब आपने यहाँ पे कोई जॉब रखा, आपने जब इसके बीच में कोई जॉब रखा, तो आपने थिम्बल को कसना स्टार्ट किया, थिम्बल को घुमाना स्टार्ट किया। आपको पता लग गया कि अभी ये टाइट हो गया है, आपने इतना घुमा दिया कि अभी ये टाइट हो गया है, अभी इसके आगे हम नहीं कस सकते। आपको प्रेशर से जैसे उससे लड़ाई तो लड़नी नहीं है, आप आराम आराम से करोगे ना, तो आपको एक अनुभव सा फील होगा कि अभी ये टाइट हो चुका है। तो फिर क्या करना है, आपको रैचेट स्टॉप पे जाना है और उसको घुमाना है, ठीक है। क्या करना है, घुमाना है। कितनी बार घुमाना है, जब तक चट चट की आवाज ना आ जाए। कितनी बार, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 2 बार की जब चट चट की आवाज आ जाएगी, हम बंद कर देंगे, तुरंत माप लेना बंद कर देंगे बस। वरना अगर 2 बार से ज्यादा किया ना, तो माइक्रोमीटर की जो थ्रेड है ना, वो टूट जाएगी। थ्रेड बहुत पतली होती है ना, बारीक होती है ना,
अब आप समझ सकते हो जब 0.01 mm वो लेता है ना थिकनेस, सॉरी लीस्ट काउंट उसकी होती है, तो उसकी जो थ्रेड है ना वो कितनी पतली होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जब 2 बार चट की आवाज़ आएगी ना तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये भैया प्रेशर अब हमारा करेक्ट रीडिंग हो चुका, तो इसीलिए हमारा रैचेट स्टॉप का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ क्लियर आया क्या। अब हम बात करेंगे रेंज की। क्या रेंज की, इस पर लिखा है ना 0 से 25, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है क्या, 0 से 25। ठीक है, तो ये 25 की रेंज में उपलब्ध होते हैं। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150, 150, 150 से ऐसे ऐसे आदि ऐसे करते आप चले जाइए, है ना। ठीक है, अब एक टॉपिक और कि माइक्रोमीटर की जो एरर होती है उसको किससे खत्म कर, तो जो आपका माइक्रोमीटर का एरर होता है ना उसे सी स्पैनर से खत्म करते हैं। किससे खत्म करते हैं, सी स्पैनर से दूर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भैया क्या आपको ये टॉपिक सारे समझ में आ गए ना, मैंने जितना आज कुछ बताया इंट्रोडक्शन वगैरह ना, ये सब समझ में आ गया क्या। अब हम क्वेश्चन पे चलें क्या, क्या और टॉपिक लाएं, क्या और फिगर दिखाएं क्या आपको। ठीक है, ये देख लीजिए, आप एक और फिगर देख लीजिए। ठीक है, एक और फिगर देख लीजिए, ये देख लीजिए, इस फिगर में क्लियर किया गया है, देख लीजिए ये चूड़ी कटी हुई है क्या, थिम्बल पे चूड़ी कटी हुई है ना, देख लीजिए बाहरी थ्रेड कटी हुई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने किस पे, क्वेश्चन पे चलेंगे, जो हम आपके लिए आज की क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप का कार्य क्या होता है। तो जो इसका कार्य होता है वो कहीं ऑप्शन में रीडिंग के उचित दबाव भी दे सकता है और कहीं प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी दे सकता है और कहीं दोनों दे सकता है। तो अपने हिसाब से ऑप्शन को चूज कीजिएगा। ठीक है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है, तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अच्छा माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है, सोचिए कहाँ होती है, स्लीव पर होती है, बताया था ना, बैरल पर होती है। ठीक है, एनबिल बनी होती है, किसकी बनी होती है, एलॉय स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एलॉय स्टील की। ठीक है, फ्रेम की शेप होती है, फ्रेम की शेप कैसी होती है, सी जैसी होती है। ठीक है, तो ठीक है, इतना क्लियर। स्पिंडल बना होता है, किसका बना होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है। क्यों बना होता है बताया था मैंने। ठीक है, अगले पार्ट में लीस्ट काउंट और फिर वगैरह, लीस्ट काउंट बेटिस में, मीटरिंग में सब कुछ क्लियर कर देंगे, बिल्कुल नो डाउट वाला काम करेंगे। ठीक है, और फिर उससे माइक्रोमीटर को पढ़ना वगैरह ना अगले पार्ट में बात करेंगे, है ना। वैसे भी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। माइक्रोमीटर का वह घूमने वाला हिस्सा जिस पर 25 या 50 निशान बने होते हैं, ध्यान दीजिए, माइक्रोमीटर का वह घूमने वाला हिस्सा जिस पर 25 या 50 निशान बने होते हैं क्या कहलाता है, थिम्बल। ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये सब कभी ना कभी पूछे गए एग्जाम में, अपने से बनाए गए क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी अपने से थोड़ा सा बस एडिट किया गया है, लेकिन क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। फ्रेम बना होता है, किसका बना होता है, ड्राफ्ट फोर्ज्ड स्टील या मेलेबल कास्ट आयरन का। ठीक है, माइक्रोमीटर में होती है सिंगल स्टार्ट थ्रेड, ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, बताया था ना। माइक्रोमीटर के एरर को चेक करते हैं, मतलब दूर करते हैं, किसके द्वारा, सी स्पैनर द्वारा दूर करते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था और किस सन में किया था, तो 1848 में किया था। किसने, जीन पाल्मर जी ने किया था। ठीक है, माइक्रोमीटर का अदर नेम क्या है, स्क्रू गेज है। ठीक है, स्क्रू पिच गेज नहीं कह रहा मैं, स्क्रू गेज कह रहा है। स्क्रू गेज क्यों, आपको बताया था, स्क्रू नट के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, अब हमारी बात आती है डेप्थ गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं। डेप्थ गेज छोटा जा रहा था, टेलीस्कोपिक गेज चेक करता है, बड़े सुराखों का आंतरिक व्यास चेक करता है। क्या चेक करता है, बड़े सुराखों का साइज नहीं चेक करता, कभी भी कंफ्यूज मत रहिएगा, बड़े सुराखों की साइज नहीं चेक करता, उसका आंतरिक डायमीटर चेक करता है भैया। तो ये चीज कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अभी हम बात करेंगे डेप्थ गेज की। डेप्थ गेज क्या करता है, ब्लाइंड होल की गहराई नापता है। ठीक है, यहाँ पे गहराई में छिद्र की गहराई भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ब्लाइंड होल लेकर आया हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें एक डाउट था। ठीक है, तो फिगर लाते हैं सामने। ये भैया कुछ इस प्रकार से है ना, डेप्थ गेज कुछ इस प्रकार से, इसका फिगर नहीं मिल रहा था। हर जगह वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में मिलता है, डेप्थ गेज के बारे में कहीं नहीं मिलता, मैंने बहुत परेशानी से फिगर ढूंढा है ना। तो अब डेप्थ गेज के बारे में चर्चा करें। बस इतना चीज समझ लीजिए कि डेप्थ गेज यूज कहाँ करते हैं। देखिए, आप मान लीजिए कोई छिद्र है, ठीक है, अगर वो आर पार छिद्र रहेगा तो भाई आप डेप्थ गेज का यूज क्यों करोगे भाई। जब आर पार छिद्र रहेगा तो उसके बाहर से आप स्टील रूल से माप सकते हो ना, आराम से माप सकते हो। स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर किसी से भी माप सकते हो, माइक्रोमीटर किसी से भी माप सकते हो कि नहीं सकती है, बताइए हमको। हमें वहां पे डेप्थ गेज की जरूरत पड़ेगी जो ब्लाइंड होल है, जो पूरा नहीं हुआ है, जो थोड़ा सा ही है। गहराई किसकी नापते हो भाई, गहराई किस छिद्र की नापते हो, जिसकी कंप्लीट छिद्र नहीं होता। जैसे अभी जमीन में गहराई नापते हो ना, जमीन में भाई 100 फीट अंदर, 150 फीट अंदर, 200 फीट अंदर, है ना, इसकी गहराई नापते हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ ना। तो ये चीज हमारा कहाँ यूज होगा, ब्लाइंड होल की गहराई मापने के लिए। तो ये
ध्यान रखिएगा कहाँ पे यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड होल के लिए यूज करते हैं। कभी भी आर पार छिद्र की भाई गहराई क्यों नापोगे, वो तो बाहर से भी पता चल जाएगा ना, हमें बाहर डायमेंशन से भी पता चल जाएगा। तो चलिए आज आपका टॉपिक समाप्त होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, अगर कोई गलती हुई तो भी कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए। अगर आपको पिक्चर वाला तरीका अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए। हमारे PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान दीजिए अपना और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।